हमेशा उसको इसी तरीके से सबको बराबर टाइम मिले। लेकिन ये वाला जो विषय है आज डिबेट में आप दूसरी बार उठा रहे हैं, तो इसको लेकर जो दर्शक इसको सुन रहे हैं उनका भी कंफ्यूजन दूर हो जाए, मेरा भी हो जाए, आपका भी हो जाए। जो भी सवाल होगा हम कस के इनके साथ करेंगे, इतना मैं यकीन दिलाता हूँ। अत्रे साहब, रोड साहब ये कह रहे हैं कि ये जो आपने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया, ये जो बोर्ड आपने बनाया है इसी को महज 1 साल हुआ है, आप उसमें कह रहे हैं कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसमें तो जो कर्मचारी हैं उनकी जो सर्विस है वो 1 साल की है, ऐसा रोड साहब का मानना है। इसमें कोई आप चीज़ों को स्पष्ट करना चाहेंगे, कौन कौन से कर्मचारी इसमें आ गए हैं? क्योंकि फिर अगर 1 साल पहले ही बना है ये वाला तो फिर ना 5 वालों को फ़ायदा है, ना 8 वालों को फ़ायदा है, ना 10 वालों को फ़ायदा है। देखिए मुकेश जी, पहली बात तो यह है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी लगाने का जो सिस्टम है वो कांग्रेस ने शुरू किया था, ठेके में कर्मचारियों को लगाना शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी लगते रहे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक चीज जो बार बार शिकायत आती थी, कंप्लेंट्स आती थी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कर्मचारियों की एक्सप्लॉयटेशन की, सैलरी डिले करने की वगैरह वगैरह, तो उन्होंने HKRN का गठन किया। मतलब कॉन्ट्रैक्टर को बाहर निकाल दिया जाए और वो कर्मचारी हैं वो HKRN के अंडर आ जाए। और उसके लिए प्रोसेस ये अडॉप्ट किया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है वो कर्मचारी HKRN के अंडर ले लिया गया। मतलब जो कर्मचारी इनके टाइम में मान लीजिए 2012 में भी लगा हुआ था, वो एक्सटेंड होती रही उसकी जॉब, और जैसे ही HKRN बना वो HKRN के अंडर आ गया। जो हमारी सरकार के दौरान लगा वो भी बाद में HKRN के अंडर आ गया। तो धीरे धीरे इस तरह से सभी कर्मचारी HKRN के अंदर आ गए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स को उस विषय से बाहर कर दिया गया। तो जो 2012 में लगा, 2014 में लगा, 2015 में लगा, वो सब HKRN के अंदर आ गए। तो उनका तजुर्बा कितना हुआ? मैं इसीलिए ये बात कह रहा था कि रोड साहब अगर विषय को एक बार अच्छी तरह देखते तो शायद इस पे एतराज करते तो कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने विषय को अच्छी तरह रोकूंगा। एक और कंफ्यूजन है थोड़ा सा। आपने लगभग 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का किया जिनकी तनख्वाह 50,000 से कम थी। उसमें तकरीबन 4,000 कर्मचारी ऐसे बच गए जिनकी तनख्वाह गलती से 50,000 से ऊपर है। तो वो भी क्या कुछ उम्मीद रख सकते हैं ये जो आपने घोषणा की है पार्ट 2 की? देखिए ऐसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय भी आया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाकायदा कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को उस विषय में भी दिशा निर्देश दिए हैं कि उसको भी एक बार देखा जाए कि उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये है कि हमारे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिले। देखिए पक्का कर तो इसलिए नहीं कर सकते मुकेश जी, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, आप तो बेहतर जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर एक सीधी सीधी डायरेक्शन, तो इसलिए उनको पक्का नहीं कर सकते। हालांकि कांग्रेस ने ये खेल खेला था, अगर आपको ध्यान हो 1993 में, फिर 1996 में, फिर 2005 में, शायद डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है मुकेश जी, उसके लिए माफी चाहूंगा। पक्का करने की पॉलिसी लाके जिस तरह से धोखे में कर्मचारी को रखा और बाद में कांग्रेस की उस पॉलिसी को माननीय हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। नहीं, पक्का अत्रे साहब, पक्का तो जो ये अभी 1,20,000 है इनको भी नहीं किया गया, इनको भी जॉब इसीलिए बता रहा हूं। तो मेरा सवाल उन लोगों की तरफ से था जिनकी सैलरी जो है मान लीजिए 50,001 रुपया है, तो जिसकी 49,999 रुपये है उसकी तो हो गई। अब वो 2 रुपए के जो फर्क वाला कर्मचारी है वो रह गए, तो थोड़ा सा जी सुनिए, मैं पहले ना इसीलिए मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप बात पूरी होने देते तो चीजें स्पष्ट हो जाती। जो मैंने पक्के वाली बात कही, मैंने पहले स्पष्ट किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि पक्का तो किया नहीं जा सकता एज पर कोर्ट, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस ने कर्मचारियों को बरगलाने के लिए यह प्रयास किया था, जो पॉलिसी उनकी हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। आपको ध्यान होगा 5,000 कर्मचारियों पे तलवार लटक गई थी, उनको भी सुरक्षित हमारी सरकार ने किया था, अगर आपको ध्यान हो ये बात। तो मैं ये कह रहा हूं, इसीलिए सरकार ने, जैसे हमने गेस्ट टीचर के भविष्य को सुरक्षित किया था विधानसभा में एक कानून बना के, उसी तरह से ऑर्डिनेंस के जरिए जो आपने बात कही उन कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया है। अब जो आप 50,000 से ऊपर वाले कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, मैं उस विषय में स्पष्ट कर चुका हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर भी आगे कैसे बढ़ा जाए उसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वो देखें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं कि उन कर्मचारियों को भी किसी तरह से उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया जा सके।
जी, मैंने इसलिए स्पष्ट किया था कि हमारा प्रयास हमेशा ये रहा है कि हमारे कर्मचारी जो है उनको बेहतर सुविधाएं मिले, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, और ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी है। मतलब समानता मिले सभी को, आपका ये कहना है? सबको समानता मिले, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए वापस आपके पास अभी आना नहीं था, मैं वैसे बीच में आ गया ताकि रोड साहब का एक कंफ्यूजन कम से कम हम दूर करें। आरोप नंबर 2 रोड साहब आपकी तरफ से। जी देखिए, जो अत्री जी ने भी कहा कि कौशल रोजगार निगम में हमारे यानी 2014 से पहले के कुछ कर्मचारियों को भी इन्होंने शामिल किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या कौशल रोजगार निगम जो 2021 में अस्तित्व में आया बीजेपी की सरकार के दौरान, उसमें सिर्फ 2014 से पहले के ही लोग हैं या इन्होंने भी कोई भर्ती की है उसमें? 21 में बना है? जी जी, हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, उसको भी क्लियर कर दूं। कितनी संख्या है? अगर एक मिनट मैं मेरी बात फिर दीजिएगा आप जवाब। मुकेश जी 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 जी, चलिए इनको पूरा करने देते हैं पहले अत्रे साहब, फिर आपसे जवाब लेंगे। जी एक ही बात कहना है कि इन्होंने कहा कि 13-14 के कर्मचारी हैं जो उसके अंदर आगे मर्ज कर दिए, उनको चलो लाभ मिल सकता है, लेकिन जो 2021 में कौशल रोजगार निगम जब अस्तित्व में आया उसके बाद इस निगम में इन्होंने तो भी कोई एक आधा भर्ती किया होगा कर्मचारी। अब तो रोड साहब आप अब रोड से उतर गए हो। नहीं रोड से उतर गए, अब आप रोड से उतर गए हो, अब आप समझ भी रहे हो। अब आप कच्चे चल पड़े। वापस आऊंगा मैं आपके पास, वापस आऊंगा। आपका जो पहला सवाल था वैलिड था, मैंने देखिए बीच में रोक के उसका जवाब दिया, वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन वीरेंद्र संधू जी, आपकी पार्टी का क्या आरोप है अभी भाजपा पर कि भाजपा ये जो घोषणाएं कर रही हैं और घोषणाएं कर रही हैं, कई वर्गों को लाभान्वित करने की बात कर रही हैं, तो दम है नहीं है? म्यूट है आपका, जो माइक है उसको खोल दीजिए प्लीज। मुकेश जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के लोगों को बेवकूफ समझती है, लेकिन हरियाणा के लोग बेवकूफ नहीं हैं। आप देखिए कि पहले ये इस इंतजार में थे कि हरियाणा के लोग बाकी जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हरियाणा के लोगों को आराम से बांट देंगे, आराम से वोट ले लेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये पता लगा, ये सच्चाई पता लगी कि उन्होंने 10 साल में कितने बुरे हालात हरियाणा प्रदेश के किए हैं, और उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से ये कदम बार बार उठाए जा रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर 3 कैबिनेट की मीटिंग की जा रही है। सवाल थोड़ा सा मेरा तीखा है, आपको बुरा लगेगा। आपको इस चीज का जो ज्ञान है वो कब प्राप्त हुआ? अभी कितने महीने पहले? क्योंकि 4.5 साल तो आप इनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलते रहे, जो आपके वोटर थे वो आपको गिराते रहे कि जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा था उन्हीं के साथ आप शामिल हो गए। तो इस महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई आपको? देखिए मुकेश जी, मैं फिर बता रहा हूँ, 1 मिनट आपने भी कहा था कि जिस तरीके से जाट आरक्षण भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाद में दिया, जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश की जो हालात हुए आपको ही पता, उसी तरह बीसीबी का इन्होंने अभी रिजर्वेशन का जो पॉइंट दिया, उसके भी यही, ये भारतीय जनता पार्टी इधर से खेलती है, उधर से खेलती है, यहाँ से करवाती है, फिर हाईकोर्ट से स्टे लगवा देती है, जबरदस्त गेम खेलती है। रही बात हमारे भारतीय जनता पार्टी का समझने ये आप कोई अंदर का राज बता रहे हो आप, क्योंकि आप 4.5 साल तक इनके साथ में रहे हो, तो ये वाला जो एक कार्यक्रम करते थे, सुनिए विचारधारा वीरेंद्र भाई, ये जो एक कार्यक्रम करते थे भाजपा वाले कि पहले तो भर्तियां निकाल दो फिर इस पे रोक लगा दो, तो जाहिर है कि आप भी तो सरकार में शामिल थे, तो आपसे राय मशवरा करके ही करते थे ये वाला खेल, या अकेले ही कर लेते थे? देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है हमें पता है। उससे पहले जब हम सरकार में नहीं थे, जब जननायक जनता पार्टी का गठन भी नहीं होता, उन्होंने प्रदेश के क्या हालात किए थे आपको पता है, और 70 पार के नारे के साथ 40 सीटों पे आए। हम सरकार में, हमारे सरकार में शामिल होने के बाद हमने नकेल कसी, वो इस तरह की गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई जो पहले करती थी। और हमने जो काम करवाए, सिर्फ 10 विधायक, हमें पता था 7 निर्दलीय विधायक हैं, कांडा जी हैं, उनकी सरकार बननी तय थी, उसके बावजूद भी हम सरकार में सिर्फ शामिल हुए ताकि इस तरीके की सरकार के ऊपर लगाम लगाई जाए। नहीं होना चाहिए था। बाहर से आप विरोध करते, बाहर बैठ के धरने लगाते, इनके खिलाफ क्यों नहीं लगाए? आप क्यों शामिल हो गए? हमने धरने लगाए, तभी तो अंत में जाके इन्होंने इस तरीके के कदम उठाने पड़े। हमने धरने लगाए, हमने काम करवाए, हमने 70% का आरक्षण, आपके हाथ से आपका फेस कवर हो रहा है, मैं आऊंगा आपके पास। हमने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, हमने
डिपो में आरक्षण दिया हमने, BCA वर्ग में हमारे पास डिपार्टमेंट था, हमने दिया। कितने काम दुष्यंत चौटाला 10 विधायकों के साथ कर पाए, इतने काम भारतीय जनता पार्टी। क्या हालात है प्रदेश की जी। चलिए आप आपके सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब, आज आपको इस ज्ञान की प्राप्ति होगी कि जो जेजेपी ने भाजपा के साथ ज्वाइन किया, उनका कोई अपना वो नहीं था एजेंडा कि उनको सरकार में आना है। वो लोग तो आपकी नकेल कसने के लिए शामिल हुए थे, अदरवाइज आप जो निर्दलीय विधायक हैं उनके साथ सरकार बना लेते और आपकी ये नकेल नहीं कस पाते। मैं मुकेश जी बस एक बात कहते हैं वैचारिक दिवालियापन। इस चुनाव के बाद देखिए मुकेश जी, वैचारिक दिवालियेपन की कागार पे खड़े हैं ये जेजेपी वाले लोग। पहले शुरुआत में तो कहते हैं कि जो BCA को इन्होंने 8% आरक्षण दिया, ये देखिए इन्होंने क्या खेल खेला, और अपनी बातें बाद में कहते हैं कि जी BCA को 8% आरक्षण तो हमने दिया। मतलब हमने समय पे दिया, आपने चुनाव 1 महीने पहले दिया।